और आज से जो है वो हमारा रीसेट बैच भी शुरू हो रहा है। तो ये रीसेट बैच के लिए हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है जी। अच्छा, जो दो शुरू के टॉपिक हैं हमने कवर किए हुए हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों ने लेने हैं और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप साथ साथ ले लें, एक एक करके 2 दिन में एक लेक्चर ले लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है जी। और ज्यादा बेहतर है कि आप उसको प्रीमियम लेक्चर्स के मोड में ले लें। उसमें जो है वो जैसे क्लास के 1.5 घंटे का लेक्चर है तो उसके अंदर तकरीबन 50 मिनट में कवर हुआ है, ठीक है। और वो बड़ा साफ सुथरा लेक्चर है, में भी आप जब वो लेक्चर्स लें तो आपको फिर रेगुलर क्लास लेने का मूड ही ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, हम सर पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इफेक्टिवली थर्ड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ठीक है जी। पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये टेक्निकल हैं, ये मुश्किल हैं। अच्छा जी, मेरे पास आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर्ली? चलो जी, ये टेक्निकल है, ये मुश्किल है, लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इसको एक मरतबा तरीके से देख लेना तो ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने इसको फॉर्मूला से याद करने की कोशिश की ना, ये आपको जलील ख्वार कर देगा। और अगर आप इसके लॉजिक पे गए, कॉन्सेप्ट्स पे गए, तो आप बड़े सुकून से इसके सवाल हैंडल कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इसमें हर तरह का सवाल पूछ चुका है। सीधे तरीके से भी सवाल पूछ चुका है कि जी वेरिएंसेस निकालो, वेरिएंसेस क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे भी सवाल पूछ चुका है कि जी वेरिएंसेस दे दे और उल्टा काम आपसे कराए। और लास्ट टाइम एग्जामिनर ने हद कर दी, एग्जामिनर ने इस पर उठा के थ्योरी पूछ ली, ठीक है जी। और पेपर से 2 दिन पहले मैं हर ग्रुप पे जाके 25-25 बार लोगों को कहा कि थ्योरी के लिए अगर कोई एरिया इंपॉर्टेंट है तो डिसीजन मेकिंग की थ्योरी देख लेना और वेरिएंसेस के रीजंस देख लेना, वेरिएंसेस के रीजंस देख लेना, रीजंस देख लेना, रीजंस देख लेना। वही सवाल आ गया 8 नंबर का, ठीक है जी। तो ये मैं आपको फिर बता दूं कि आमतौर पे कॉस्टिंग के पेपर के अंदर थ्योरी का पोर्शन नहीं होता था, इतना 2-2.5 नंबर की थ्योरी होती थी। लेकिन अब मार्क कर लो कि हर अटेम्प्ट में आपको कम से कम 10 नंबर की थ्योरी पेपर में नजर आएगी, ठीक है जी। अभी 10 नंबर तो शुरू हुआ है एग्जामिनर। एसीसीए के पेपर उठाओ कॉस्टिंग के, तो उसके अंदर 50 मार्क्स थ्योरी होती है, 50 प्रैक्टिस होता है, ठीक है जी। तो इवेंचुअली हम उसी तरफ जाएंगे, ठीक है जी। मुझे फील होता है कि पेपर में आने वाले दिनों में कम से कम 25 मार्क्स की थ्योरी हुआ करेगी। तो अब जो चैप्टर मैं कवर कराता जाऊंगा साथ साथ में उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर कराऊंगा। मैं आपको ये नहीं करूंगा कि एक हैंडआउट दे दूं या याद कर लूं, इसका कोई फायदा नहीं है। हम वो थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जहन में चीज बैठती रहे, ठीक है जी। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम शुरू कर रहे हैं, एक बड़ी बेसिक सी डिस्कशन करूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या, और फिर जो है वो आगे हम इसको कनेक्ट करेंगे सर प्रैक्टिस से। मुझे एक बात बताएं सर, वन फाइन मॉर्निंग आपके एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है जी, सीईओ है आपका। सीईओ कौन होता है जी? कंपनी का चलाने वाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव कहते हैं चलाने वाले, ठीक है। ये बुलाते हैं आपको, आप हो कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर। आपको ये कहते हैं कि जनाब सीईओ आपको एक टारगेट देते हैं। टारगेट क्या है आपका जी? टारगेट ये आपका कि आपने 1000 फिनिश गुड्स के यूनिट बनाने, ठीक है जी। कितने यूनिट बनाने? 1000। आपने कहा साईं ये कैसे बनाने? उसने कहा सर मटेरियल लें, लेबर लें, ओवरहेड्स लें, और आप मुझे 1000 पेन बना के दे दें। क्या बना के दे दें? इसमें मटेरियल भी लगा हुआ है, मजदूरी भी देनी पड़ेगी आपको ये बनाने के लिए, फैक्ट्री के अंदर सब मशीन्स भी चलेंगी, तब जाके पेन बनेगा। कितने पेन बनाने आपने? 1000। फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने कितने? 1000। इसका मतलब एग्जाम में आपको जो टारगेट दिया जाएगा वो किसके हिसाब से होगा? फिनिश गुड्स के हिसाब से। डन। फिर उन्होंने कहा जी इस पर खर्चा आ जाना चाहिए, इस पर खर्चा आ जाना चाहिए से 50,000 रुपए का। कितने का? ये खर्चा आ जाना चाहिए। ये मुझे बजट असाइन हो गया। यूनिट्स कितने बनाने मैंने? 1000। बजट कितने का मिल गया मुझे? अच्छा, मैं सुकून से काम करना शुरू हो गया। करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया कि साल खत्म हो गया। अच्छा, मैंने यूनिट्स बनाए 9000, जैसे मैंने यूनिट्स बनाए 900, कितने? 900 यूनिट्स मैंने बनाए। बनाने कितने थे? ये है मेरी एक्चुअल आउटपुट, ये मैं ओपी लिखूंगा, इसका मतलब आउटपुट, ठीक है जी। मैंने 900 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए। जब 900 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो मैंने इस पर खर्चा किया है
48,000 का। कितने का? अच्छा, अब मैं भागते दौड़ते सीईओ के पास पहुंचा। मैंने कहा सर कमाल का काम कर दिया आपके भाई ने। सीईओ ने कहा वो क्या? मैंने कहा आपने 50,000 का बजट दिया था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 48,000 में काम मैनेज कर लिया। तो देखिए 2,000 मैंने कंपनी को बचा के दिए, इस पे मुझे इनाम मिलना चाहिए। क्या मैं सही क्लेम कर रहा हूँ? नहीं सर। और अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं और सीईओ मान रहा है तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ का बच्चा नहीं है। मुझे बताओ ये दो कंपेरेबल क्यों नहीं है? ये दो चीजें कंपेयर क्यों नहीं हो सकती? ये दो चीजें कंपेयर क्यों नहीं हो सकती? क्यों मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 2,000 का फायदा दिया? सर क्योंकि ये कॉस्ट 50,000 रुपए की जिस लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, 48,000 किसी और लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये नहीं कहा जा सकता कि इस बंदे ने कंपनी को 2,000 रुपए बचा के दिए, ऐसा है। अच्छा, मैंने कहा जी फिर क्या करें? हमने कहा जी हम अपने बजट को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। क्या करते हैं? ये फ्लेक्स करने को, फ्लेक्स करना क्या है सर? है ये मुझे उस दिन बीच में पता चला, मैं किसी को बता रहा था अपने बारे में, मैं ये हूँ वो हूँ, तो मेरी बेटी ने कहा आप फ्लेक्स ना करें पापा ज्यादा। तो मुझे उस दिन पता चला कि फ्लेक्स का एक और मतलब भी है, ठीक है जी, कि आप ज्यादा जो है वो बढ़ चढ़ के जो है ना ये आप बड़ाई नहीं करें अपनी। लेकिन ये वाला फ्लेक्स नहीं है। फ्लेक्स करने का मतलब है ये बजट बना हुआ है 1,000 यूनिट का, जबकि एक्चुअल यूनिट्स कितने? 900। तो हमें इस बजट को मॉडिफाई करना है, एडजस्ट करना है, और कितने पे लेके आना है सर? 900 यूनिट्स पे लेकर आना है। कितने पे? ये कितने यूनिट का बजट है? 1,000 यूनिट्स का। हमने इसको लेकर आना है किस पे? 900 पे। तो कैसे लेकर आए? हम कहते हैं जी ये 50,000 रुपए का बजट है 1,000 यूनिट्स का, तो इफेक्टिवली एक यूनिट कितने का हो गया? और सर हमने यूनिट बनाए कितने? 900। कितने हो गई? तो भाई जो काम आपने किया है ना वो 45,000 में हो जाना चाहिए, और आपने कितना खर्चा कर दिया है? क्या आप 45 और 48 कंपेरेबल हैं? यस सर कंपेरेबल हैं। क्या अब मैं कह सकता हूं कि मैंने कंपनी को 3,000 का नुकसान दिया है रादर देन के 2,000 का फायदा दिया, ऐसा है? तो सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की पहली चीज हमने क्या नोट की, एक आपको दिया होगा बजट, एक आपकी होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों को कंपेयर करके आपको मालूम करना है कि हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। लेकिन सर दोनों को डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाद औकात बजट होगा 1,000 यूनिट का और एक्चुअल आउटपुट कितनी होगी? 900 यूनिट्स। तो ये दो चीजें कंपेयर, तो आपको हमेशा क्या करना होगा? अपने बजट को फ्लेक्स करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सको? एक्चुअल परफॉर्मेंस से अपने रिवाइज बजट को क्या कर सको? अच्छा, व्हाट इफ के मैंने 1,000 यूनिट बनाए होते तो? अगर मैंने 1,000 यूनिट ही प्रोड्यूस किए होते तो मुझे बजट को फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं पेश आती। क्यों? ये वो चीज है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की पहले क्लास के पहले घंटे पहले मिनट में बच्चे को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आगे हम यही करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर कर रहे होंगे, और हम कभी भी अपने आप को डायरेक्ट बजट से कंपेयर नहीं करेंगे। हम बार बार अपने बजट को उठा के क्या किया करेंगे? फ्लेक्स किया करेंगे, और फिर उसको जाके कंपेयर किया करेंगे किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। ये बात समझ आती है? अब बताओ कि हम कह सकते हैं कि कंपनी को हमने 3,000 का नुकसान दिया है रादर देन कि हमने 2,000 का प्रॉफिट दिया? ये बेसिक बात समझ आती है? सर ये पहली चीज नोट करें और हेडिंग डालें इसके ऊपर कि फ्लेक्सिंग दी बजट, ऐसा। और यकीन करें मैं जब आपकी 8th क्लास ले रहा हूँ ना, 8वीं, मैं इस लेक्चर पे दोबारा आऊंगा और आपको गालियां देते हुए कहूंगा कि चरसियों ये हमने पहले दिन पढ़ा था कि बजट को क्या करना है, हमने फ्लेक्स करना है। ठीक है जी। तो कॉपी कर लो, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। बच्चे को बुला लो, तो पीएन को बैठा हो ना, उसको बुला लो। कौन सा बेटा? फिनिश गुड यूनिट्स, नीचे कॉस्ट 50,000 रुपीज लिखा है, रुपीज। ये जो ना
आर की टांग के साथ एस चिपका हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं। सेटअप। ब्रेक इवन और लर्निंग कर्व के आपने जो है प्रीमियम लेक्चर्स लेने। अच्छा, ब्रेक इवन का जो टॉपिक है ना, वो बार बार दरमियान में डिस्कस भी होता रहेगा। जब हम आगे के टॉपिक्स में जाएंगे तो वो चीजें रिवाइज भी होती जाएंगी, मसला नहीं है। ठीक है जी। हाँ, शॉर्ट वाले नहीं, मतलब वो मैंने क्लास के नहीं बनाया, वो अलग बनाया, उसी में पोर्टल में मौजूद। लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, एरोप्लेन ऐसे ही करते हैं हम। नाम तो सही लिखा करो यार। एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट बजटेड यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शायद अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया। दोबारा बता देता हूं, आजकल में अपलोड हो जाएगा उमर। अच्छा जी, दोबारा सुने दोस्त, आपको आपकी कंपनी ने एक टास्क दिया है, टारगेट दिया है कि 50,000 रुपए में 1,000 पेन प्रोड्यूस कर दे। कितने में? 50,000 रुपए में 1,000 पेन प्रोड्यूस कर दे। 50,000 रुपए का मतलब क्या है? 50,000 का क्या क्या चाह रहा है भाई? है ये क्यों खोल रहा है? पहले खेल लो, फिर हम पढ़ लेते। क्या हुआ, ये पंखा चलाना तुमने? कौन सी वाली? अच्छा चलो मैं खुलवा देता हूँ, बैठ जाओ, खुलवा दो। खत्म हो गया बिल्कुल नौमान। नहीं, वो मैंने डाले ही नहीं है नील। अभी इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लॉर्ड योद्धा। पालिया के वास्ते यार नाम सही रखा करो। ठीक है जी। सर 1,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करने 50,000 रुपए में। हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस की और हमने खर्चा कितना किया? तो क्या 48 और 50 कंपेरेबल है? नहीं सर, क्योंकि 48,000 आपने लगाए 900 यूनिट बनाने में। आप इसको बजट से कंपेयर करके ये नहीं कह सकते हो कि मैंने कंपनी के 2,000 रुपए बचाए, ऐसे नहीं बोल सकते आप, क्योंकि 50,000 का खर्चा अलाउड था 1,000 यूनिट के लिए। आपने कितना खर्चा किया? 48,000 का, उसमें यूनिट कितने बनाए? तो बताओ मैं क्या करूं, अपने बजट को मैं रिड्यूस कर दूं, एडजस्ट कर दूं? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी 50,000 रुपए 1,000 यूनिट गए, तो इफेक्टिवली एक यूनिट का खर्चा कितना हो गया? 50। तो 900 यूनिट का खर्चा कितना होना चाहिए? 45,000। तो अब 45,000 और 48,000 कंपेरेबल हैं। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों 900 यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये याद रखना मेरे बच्चों, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी भी बजट से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करते। ठीक है जी। हम हमेशा क्या करेंगे, हम फ्लेक्स बजट से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। कब बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेरेबल होती है? सर जब एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक ही फिनिश गुड्स की आउटपुट हो, तो आप बजट और एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा एक्चुअल को फ्लेक्स करोगे तो निकलेगा क्या रिजल्ट? आप कहोगे जी कंपनी को आपने इतने का नुकसान दिया। नुकसान दिया ही नहीं है मैंने खर्चा जो किया एक्चुअल में, उसको मैं बजट से कंपेयर करूंगा ना। एक्चुअल को फ्लेक्स कर दूंगा तो क्या वो कुछ बनेगा? वो जेन्युइन है कुछ खर्चा? अब एक्चुअल को मैं ऐसे करता जी 48,000 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 1000, वो शायद 54,000 बन जाते। मिसाल दे रहा हूं। तो क्या वाकई मैंने 54,000 का खर्चा किया है? क्या वाकई मैंने कंपनी को 4,000 का नुकसान दिया? गलत हो जाता ना। ठीक है जी। तो हम हमेशा फ्लेक्स किसको करेंगे? बजट को फ्लेक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, डल जाएंगे। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सारी चीजों के जवाब क्लास के एंड में दे रहा हूं। ठीक है जी। ARTT में ये है, वॉशरूम में लूटा है, नहीं है, सब जवाब दे रहा हूं। रुक जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा यार जी। 900 की जगह तो फिर तो हम डायरेक्ट 50 को कंपेयर कर लेते 48 से, फिर तो कंपेरेबल हो जाता ना। जब तुम्हारे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी बजट में और एक्चुअल में सेम होगी, तो फिर आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते, फिर कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, अब गौर से एक चीज नोट करना, एक चीज सुनना, एक चीज का डिफरेंस बच्चों को डे 1 से पता होना चाहिए।
और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए फिनिश गुड्स को हम क्या नाम देंगे? आउटपुट। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा और ओवरहेड्स चाहिए होगा। ये सारे क्या है? इनपुट। और इसका रिजल्ट क्या है? यार अल्लाह के वास्ते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हुए ये चीज जरूर दिमाग में रखना कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। इनपुट हमेशा क्या होगा? रॉ मटेरियल, केजीज, लीटर्स, क्यूबिक मीटर्स, लेबर, लेबर के घंटे, लेबर का टाइम, फिर ओवरहेड्स, मशीन आवर्स, ये सारी चीजें। बनेगा क्या अल्टीमेटली? फिनिश गुड्स बनेगा। ऐसा तो दिमाग में ये रखना कि हमने वेरिएंसेस निकालने होते हैं इनपुट्स के। हमने वेरिएंसेस किसके निकालने? वेरिएंस क्या होता है अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जब बच्चा इवन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म भी कर लेता है, फॉर्मूला रट्टा लगा हुआ पूरा, आप उससे पूछो इनपुट क्या आउटपुट क्या है, बस मुझे नंबर दो, मैं फॉर्मूला में डाल के दे दूं। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, ठीक है जी? तो थोड़ा तामुल से बैठना। अब आइंदा के बाद मैं कहूँ इनपुट, तो पहली चीज ध्यान में क्या आनी चाहिए? ये मटेरियल की बात हो रही है या लेबर की बात हो रही है या ओवरहेड्स की बात हो रही है? ये फिनिश गुड्स की बात नहीं हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर मैंने आपको एक टारगेट दिया था, ये क्या था? 1000। ये फिनिश गुड्स था, आउटपुट था, ऐसा है? ये क्या था? आउटपुट था। इतनी चीज सबके दिमाग में सर लिखेगा कोई भी नहीं, मैं टाइम दूंगा पूरा। बोर्ड पर देखना मेरे बच्चों, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना। मैं आपसे कह रहा हूं मिसाल के तौर पे मैं बुक्स को बाइंड करता हूं। मेरा एक बिजनेस है किस चीज का? बुक्स की बाइंडिंग करने का। तो एक बुक पे कितने गत्ते लगते हैं सर? कितने कवर्स लगते हैं? 2 लगते हैं। तो इसका मतलब है मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि 2 गत्ते लगेंगे एक किताब को, और एक गत्ता आएगा 25 रुपए में। कितने में? एक गत्ता कितने में आएगा? या एक साइड का कवर कितने में आएगा? एक किताब बनाऊंगा, एक साइड का कवर, दूसरी साइड का कवर, और एक कवर कितने का आएगा? 25 रुपए का। तो एक किताब पे कितने कवर लगेंगे? ये इनपुट है या आउटपुट है? वेरी गुड सर, ये इनपुट है। तो गत्ते क्या हो गया हमारे? इनपुट हो गए। डन। पूरे साल में हमने बुक्स बाइंड की, और हमने पूरे साल में जो बुक्स बाइंड की वो थी 9000। कितने? 9000 किताबें हमने बाइंड कर दी। किताबें आती नहीं और टमाटम हम बाइंड करते रहे, लोगों को देते रहे। साल खत्म हो गया। साल खत्म हुआ तो हमसे हमारे सीईओ ने पूछा, बाबू आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18,600 गत्ते लगे हैं माशाल्लाह, और एक गत्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा? तुमने बनाया क्या? फिनिश गुड्स क्या है यहाँ पे? बुक्स। इनपुट क्या है? गत्ते हैं सर। गत्ते कितने हैं? 2 गत्ते लगने चाहिए थे एक यूनिट में। फिनिश गुड्स कितना जी? 9000। और हमने सर इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितने गत्ते लगा दिए? 18,600 गत्ते लगा दिए, और एक गत्ता कितने का खरीदा हमने? तो हमारे सीईओ ने सीधे हाथ से उल्टे पांव का जूता निकाला और लगाना शुरू किया। हमें तुमने कंपनी को इतना नुकसान दे दिया। हमने कहा कितना? उसने कहा अभी हिसाब करते हैं। तो मेरा 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 एक सवाल है, सुनो सुनो, मेरा एक सवाल है। इधर आउटपुट क्या है? बुक्स है। इधर इनपुट क्या है? करते हैं। ऐसा अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और सुनो। मैं कह रहा हूं भैया 9000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स बने। कितने? 9000। एक यूनिट पे कितने गत्ते लगने चाहिए? इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। 2 18,000 गत्ते लगने चाहिए थे। एक गत्ता कितने का आना चाहिए था? तो कितने का खर्चा होना चाहिए था? 4.5 लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए था। 9000 किताबें बाइंड हुई, एक किताब के ऊपर 2 गत्ते लगने चाहिए थे, तो 18,000 गत्ते लगने चाहिए थे, और एक गत्ता 25 रुपए का आना चाहिए था। तो कंपनी का 4.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा होना चाहिए था। ऐसा खर्चा हुआ कितना? ये हमारा जो भाई बैठा हुआ है, अच्छा चलो कैलकुलेटर यूज कर, मोबाइल यूज नहीं करना बाबू। एक्चुअल कॉस्ट पता है कितनी लगी है?
18,600 गत्ते। एक गत्ता कितने का? 550। अब बताओ जो सीईओ में जूते लगा रहा है वो ये जूते लगा रहा है कि मनुष्यों तुम लोग के चक्कर में 1,08,000 का नुकसान हो गया। नुकसान किसके मुकाबले में? बजट के मुकाबले में। नुकसान किसके मुकाबले में? बजट के मुकाबले में। नुकसान किसके मुकाबले में? बजट के मुकाबले में। याद रखना ये जेन्युइन नुकसान नहीं होता। नुकसान किसके मुकाबले में होता है? बजट के मुकाबले में। अब बताओ जी जो काम 4.5 लाख में होना चाहिए था वो हमने कितने में किया है? अच्छा अब मेरा सवाल सुनना दोस्त, ये कितने यूनिट की बजटेड कॉस्ट है? 9,000 यूनिट्स की। ये कितने यूनिट्स की एक्चुअल कॉस्ट है? 9,000। ऊपर वाला जो 4.5 लाख है ये भी 9,000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स की बजटेड कॉस्ट है। 9,000 फिनिश गुड्स जो तुमने बनाए हैं वो 4.5 लाख में बन जाने चाहिए, और तुमने 9,000 यूनिट्स कितने रुपयों में बनाए? क्या ये कंपैरिजन वैलिड है? यस सर वैलिड है। क्यों? ऊपर वाला बजट भी 9,000 यूनिट का और नीचे वाला एक्चुअल डाटा भी। सर वो कैसे? ऊपर मैं कह रहा हूं जी 9,000 यूनिट बने हैं, एक यूनिट पे 2 गत्ते लगने चाहिए, एक गत्ता 25 रुपए का आना चाहिए, तो 9,000 यूनिट 4.5 लाख में बन जाने चाहिए। ऐसा आपने 9,000 यूनिट बनाते हुए 18,600 कवर्स लगा दिए। एक कवर आपने 30 का खरीदा है तो 558,000 आपके 9,000 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट है। 4.5 लाख क्या है? 9,000 यूनिट की बजटेड या अलाउड कॉस्ट, और नीचे वाली क्या है? 9,000 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट। क्या ये दोनों चीजें 9,000 यूनिट्स की है? तो क्या कंपैरिजन वैलिड है? यस सर। अब बताओ हमने कंपनी को कितने का नुकसान दिया है? 1,08,000 का। अब गौर से सुनना, अब सीईओ ने जूते मारते मारते रुका, उससे कहा क्या रीजन क्या है, क्यों क्यों? हमने कहा सर वो गत्ता महंगा था, आपने कहा था 25 में मिलेगा, कहीं से 25 में मिला ही नहीं। हम जिस दुकान पे गए वहां से कितने का मिला? 30 का मिला। पता नहीं आपको 25 में कौन देता है और क्या देख के देता है, हमें तो 30 में कम दिया ही नहीं किसी ने। तो सीईओ ने कहा अच्छा मैं तो तुम्हें 30 में मिला, मुझे तो 25 में मिल जाता है। हमने कहा सर वो पता नहीं कैसे मिलता है, हम तो दुकान से 2 मीटर दूर खड़े होकर गत्ता मांगते, तो हमें एक गत्ता कितने का मिलता है जी? 30। अब सुनो जरा दोस्त, एक गत्ता मिलने कितने का चाहिए था? 25 का। मिला कितने का? नुकसान दिया कंपनी को कितने का? 5 रुपए फी बुक या 5 रुपए फी गत्ता? ये गत्ता फी बुक नहीं है ऐसा। ये रेट किसका? 25 रुपए। ये 30 रुपए किसका रेट है? तो बाहर भी क्या आने चाहिए? गत्ते। कितने गत्ते लिए तुमने? मैंने कहा सीईओ चाचा मैंने हर यूनिट 5 रुपए महंगा खरीदा। सीईओ चाचा मैंने हर यूनिट, किसका यूनिट? इनपुट का यूनिट, गत्ते का यूनिट। हर यूनिट मैंने 5 रुपए महंगा खरीदा, हर गत्ता मैंने 5 रुपए महंगा खरीदा। तो बार 18,600 लिखने का ऑब्जेक्टिव, मैंने 18,600 का एक एक गत्ता 5 रुपए महंगा खरीदा। अब बताओ मैंने कंपनी को कितना नुकसान दिया है गत्ता महंगा खरीदने का? 90। तो सर ये 1,08,000 का नुकसान, तो इतना बड़ा नुकसान, तो उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट किसका है? महंगा खरीदने का। मुझे बताओ ये 25 रुपए किसका रेट है? एक गत्ते का रेट है। 30 रुपए किसका रेट है? एक गत्ते का रेट है। तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूं? इसको 9,000 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। जो बंदा रट्टा मार के जाता है ना फॉर्मूले का, वैसे याद करके जाता है। एसपी माइनस एपी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी किसकी? पेपर में भूल गया। अंदर रेट गत्तों पे डाले, बाहर जो है वो यूनिट रख दिए। अल्लाह के वास्ते अगर रट्टा मारोगे तो फिर यहां नहीं आओ, समझ लो चीजों को। बताओ जी एक गत्ता कितने का आना चाहिए था? आपने कितने का खरीदा? नुकसान दिया कितने का? लेकिन इस नुकसान का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है? 18,600 का एक एक यूनिट जो हमने खरीदा, 5 रुपए महंगा खरीदा, कंपनी को हमने 93,000 का नुकसान दिया। ये और ज्यादा खरीदते तो और नुकसान देते। किसके मुकाबले में? वेरी गुड सर, बजट के मुकाबले में। ऐसा। अब गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर सुनो। ये पार्ट हमने कवर कर लिया, किधर गया?
अब उसने कहा यार नुकसान तो 1,08,000 का हुआ है, तुम तो 93 का नुकसान गिनवा रहे हो। मैंने कहा सर और भी नुकसान है, रुके, जूते मारना रुके तो हम थोड़ा वक्त आपसे बात करें ना। दूसरा नुकसान इस चीज का हुआ है, आपने जो 9,000 यूनिट बनाए ना, उसमें हर यूनिट पे 2 गत्ते लग जाने चाहिए। कितने गत्ते हो जाते? आपने लगा दिए 18,600 गत्ते। ऐसा मुझे बताओ, 18,000 गत्तों में काम हो जाना चाहिए था, तुमने 18,600 गत्ते लगाए। ज्यादा लगाए कम लगाए? ज्यादा लगाए कम लगाए? ज्यादा लगाए। कितने ज्यादा लगाए? 600 गत्ते मैंने ज्यादा लगा दिए, नुकसान दिया कंपनी। हम ये गत्ता कितने का आना चाहिए था? 25 का, लेकिन हमने कितने का लिया? तो बताओ हम इसको मल्टीप्लाई किससे करें, 25 से या 30 से? जहन कहता है कि 30 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नुकसान तो महंगा गत्ता, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? और इसका एक रीजन है जो अगले 10 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। अब बताओ मैंने कितने का नुकसान दिया? कितना? 15,000। मेरे प्यारे बच्चों, इस 15 और 93 के नुकसान को अगर मैं एडअप करूं तो 1,08,000 पूरा होता है। अब बताओ कि पूछे कि जी आपने जो 9,000 गत्ते 9,000 किताबें बाइंड की, उसमें कंपनी को 1,08,000 का नुकसान क्यों दिया? हमारा जवाब होना चाहिए कि हमने एक तो गत्ता महंगा खरीदा, उससे नुकसान हुआ, और फिर हमने गत्ता ज्यादा इस्तेमाल भी कर दिया, उससे भी नुकसान हुआ। कितने का? एक जगह 93,000 का महंगा खरीदने की वजह से नुकसान हुआ, एक जगह ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नीचे आपने जो ये सारी कैलकुलेशन की है, गौर से सुनना, ये गत्ते का रेट है या फिनिश गुड्स का? ये गत्ते का रेट है या फिनिश गुड्स का? गत्ते का। ये गत्ते का रेट, ये गत्ते या फिनिश गुड्स है? ये गत्ते हैं। नीचे याद रखना, सारे वेरिएंसेस इनपुट में कैलकुलेट होते हैं। सारे वेरिएंसेस किस में कैलकुलेट होते हैं? अब बताओ, इतने गत्ते लगने चाहिए थे, इतने गत्ते लगे, ये रेट भी किसका? एक गत्ते का। तो सारे वेरिएंसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इनपुट की फॉर्म में करते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं जो अल्टीमेट जो नुकसान हुआ है ना, उसके रीजंस ये, या तो आपने इनपुट ज्यादा इस्तेमाल किया है या इनपुट महंगा खरीदा है। जो अल्टीमेट नुकसान हुआ है आपको, ठीक है, अल्टीमेट नुकसान कितने का हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि हमने 9,000 गत्ते जो है वो 4.5 लाख में जहां प्रोड्यूस करने थे, वहां हमने प्रोड्यूस कर दिया किसमें? 5,58,000 में, 558,000 में हमने 1,08,000 का नुकसान दिया कंपनी को। रीजन, आइदर हमने इनपुट ज्यादा कंज्यूम किया है या इनपुट महंगा खरीदा है। ये बात समझ आती है? अब आपके जहन पे एक सवाल रहना चाहिए कि वहां हमने 25 रुपए से क्यों मल्टीप्लाई किया। ये सवाल आपके जहन में रहना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ सर, गौर से सुनो, गौर सुनो, मटेरियल खरीदने और इस्तेमाल करने वाला बंदा एक ही होता है? बिल्कुल भी नहीं। मटेरियल खरीदता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। इस्तेमाल कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने रुपयों के लिए जूते मारे और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कितने रुपयों के लिए जलील करें? प्रोक्योरमेंट वाले को हम कहेंगे तुम्हारा कसूर है, 93,000 तुम्हारी वजह से नुकसान है, तुमने महंगा खरीदा। उसमें प्रोडक्शन वाले का कोई कसूर नहीं है। मार्केट में तुम गए थे गत्ते खरीदने के लिए, और फिर गत्ते खरीद के लाने के बाद प्रोडक्शन वालों तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया? जो 18,000 गत्तों का काम था उसको तुमने कितने गत्तों में किया? 18,600 में। तो तुमने कंपनी को नुकसान दिया है 15,000 रुपए का। अब बताएं सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नुकसान कितना एलोकेट होना चाहिए? 15 का। और सर 93,000 का नुकसान किसको एलोकेट होना चाहिए? मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि मैंने 30 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बिल्कुल बता रहा हूं ऐसा। अब बताएं सर, ये जो आपने चीजें निकाली है ना, जो कैलकुलेशंस की, इसको हम कहते हैं मटेरियल का टोटल वेरिएंस। क्या कहते हैं इसको? क्या कहना चाहिए? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। और इसको क्या कहना चाहिए? मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। ऐसा हमने 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट किया। वेरिएंस का मतलब क्या? वेरिएंस का मतलब होता है वेरी करना, डिफरेंट होना। किससे डिफरेंट होना? बजट से डिफरेंट होना। ऐसा तो हम कह रहे हैं जी हमने 1,08,000 रुपए का कंपनी को नुकसान दिया बजट के मुकाबले में, ठीक है जी। और इस 1,08,000 में से 93,000 का नुकसान किस वजह से हुआ है? बजट के मुकाबले में मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से। और जो यूजेज में नुकसान हुआ है वो बजट के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। पक्का सर? इसको पहले कॉपी कर ले शायद। एंड एक सवाल अभी भी आपके जहन में रहना चाहिए, हमने यहाँ 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 30 से क्यों नहीं किया? सर 18,600 का मटेरियल 9,000 यूनिट्स का कैसे? अभी तुमने एक्चुअल में यूनिट्स कितने बनाए? एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए फिनिश गुड्स के? 9,000 ना, तो उसी पे लगे ना 18,600।
ऊपर करें, ऊपर ऐसे करें, आराम से उसको कॉपी करो। साले क्लियर होगी बात तुम्हें? बिल्कुल उमर। अच्छा जी, अब एक एक डिस्कशन सुनना, एक डिस्कशन सुनना, सुनो। एक चीज सुनो और कोशिश करना कि इसको इसको समझ लेना, दिमाग में डाल देना। बाज़ औक़ात हमारी थोड़ी सी कोशिश से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना, ठीक है? ये वो बंदा है जो मटेरियल परचेज करने के लिए जिम्मेदार है। इसका नाम है नासिर। मेरे जहन में एक नाम आ गया, मैंने रख दिया। किसी को एतराज है इस नाम से तो बता दो, है? और ये वो बंदी है जिससे ये मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज करना है। इसका नाम है शुमाइला। नहीं, इसका नाम रखते हैं फुल, एक टिपिकल जो आजकल कोई नाम नहीं रखता। इसका नाम रखते हैं शबाना, है? हमारे यहाँ लोगों को पुराने नाम, शबाना मेरी अम्मी का नाम। सॉरी, अब आ गई है ये, ठीक है जी, अब आ गई है, जो भी है, ठीक है जी। अब गौर सुनो, नासिर साहब को हम गालियां दे रहे हैं, भाई तुमने 93,000 का नुकसान दिया है। नासिर ने कहा मैंने नुकसान दिया, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी जरा सी अर्जी सुने सीईओ साहब, अगर आप मेरी बात सुन पाए। देखें, मैंने 5 रुपए गत्ता महंगा खरीदा है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन आप जरा सोचें कि ये शबाना अगर इंसान की बच्ची बन के काम करती तो 18,000 गत्ते मुझे खरीदने पड़ते। मुझे गत्ते कितने खरीदने पड़ते? 18,000। शबाना बाजी अगर 9,000 यूनिट 2 गत्तों में मैनेज कर लेती तो मैं मार्केट से 18,600 गत्ते नहीं खरीदता। मुझे मार्केट से गत्ते खरीदने पड़े ज्यादा। असल में अगर शबाना बाजी अपना काम तरीके से करती 18,000 गत्ते ही मुझे खरीदने पड़ते। ये 600 जो मैंने खरीदे ये एक्सेस कंजम्पशन है। ऐसा है या नहीं है? मैंने इस पे भी 5 रुपए का नुकसान दिया, मैंने इस पे भी 5 रुपए का नुकसान दिया। ऐसा, ये नुकसान कितना हो गया और ये नुकसान कितना हो गया? ऐसा, ये बात समझ आती है? इसका मतलब है सर, जो क्वांटिटी एक्सेस यूज हुई है, जो क्वांटिटी एक्सेस यूज हुई है उसका प्राइस वेरिएंस 3,000 है, और जो क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी गत्तों की उसका वेरिएंस 90,000 है। ऐसा, ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर अब मैं यहाँ 25 की जगह 30 रखता तो क्या होता? तो होता ये, जो 600 एक्सेस केजी है इसका प्राइस वेरिएंस यहां भी काउंट हो गया, इसका प्राइस वेरिएंस यहां भी काउंट हो जाता। ये वेरिएंस बढ़ जाता अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करता। ये कितना हो जाता? अगर मल्टीप्लाई करो इसको 30 से 600, 18,000, ये 3,000 बढ़ जाता। तो जो इस एक्सेस क्वांटिटी यूज्ड का प्राइस वेरिएंस है वो प्राइस वेरिएंस में भी आ जाता, वो यूजेज वेरिएंस में भी आ जाता। तो आइंदा के बाद यूजेज वेरिएंस हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, हम हमेशा किससे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से। किससे? स्टैंडर्ड रेट से। क्योंकि हम कह रहे हैं जी स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का जो डिफरेंस है 5 रुपए का, इस एक्सेस 600 यूनिट्स पे वो ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस में कैप्चर हो चुका है। ऐसा, इस वजह से हम कभी भी यूजेज वेरिएंस को एक्चुअल रेट से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या नासिर के साथ ये नाइंसाफी है? हाँ है, प्राइस वेरिएंस में नाइंसाफी है। क्योंकि नासिर कह रहा है जी अगर शबानाबाजी तरीके से काम कर लेती तो 18,000 केजी खरीदने पड़ते। हमने नासिर को दोबारा जूते मारे। हमने कहा तुम्हारा काम है केजी खरीदना, हरामखोर, हमें ये नहीं बताओ कि कितना खरीदना और कितना नहीं खरीदना है। तुम्हारा काम क्या था? 25 रुपए में गत्ता मैनेज करना। तुमने किया? नहीं किया तो तुमने कंपनी को नुकसान दिया, तुमने पूरे 93,000 का नुकसान दिया। इस पूरी एक्सरसाइज का नीचे वाली जो एक्सरसाइज की ना, इसका एक ऑब्जेक्टिव था। वो क्या था कि लोगों के जहनों में ये आता है अक्सर कि यहाँ 25 का रेट क्यों लिया है, 30 का क्यों नहीं लिया। और इसका जवाब आमतौर पर टीचर्स क्या देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वेरिएंसेस टैली नहीं होंगे।
या ये फॉर्मूले में लिखा है, तो फॉर्मूला अल्लाह ताला ने थोड़ी उतारा है, तो इंसान ने बनाया, और इंसान ने बनाया तो उसके पीछे क्या है, लॉजिक है। अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता क्या होता सर, 600 यूनिट्स का 5 रुपए का जो महंगा खरीदा गया है उसका इम्पैक्ट यूजेज वेरिएंस में भी आ जाता और प्राइस वेरिएंस में भी आ जाता। तो आइंदा के बाद हमने यूजेज वेरिएंस हमेशा किससे कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड रेट से। ऐसा है, ये कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़े। जी, तो फिर वो कहेगा इसको गत्ता 25 में खरीदना चाहिए था, मुझे क्यों 5 रुपए एक्स्ट्रा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हाँ, तो गलती इसकी नहीं है, लेकिन एक को हमने चिपकाना ही है, ठीक है जी, हमने इसको चिपकाना। प्रैक्टिकली 3 वेरिएंस निकलते हैं, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, जॉइंट प्राइस यूजेज वेरिएंस, ठीक है जी। ये तीसरा जो पार्ट है किसी को एलोकेट नहीं होता, इन दोनों को जूते मारे जाते हैं इनके, लेकिन ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अल्लाह के वास्ते वहां जाके ही नहीं कर देना। एग्जामिनर कहेगा मुझे और चीजें सिखाओ, वापस आओ, ठीक है जी। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, मुझे बताएं सर, इस बंदे ने, नासिर ने कितने गत्ते इस्तेमाल किए? 18,600। होने कितने चाहिए थे? ये सॉरी, नासिर साहब ने गत्ते खरीदे 18,600। नासिर साहब शबाना को ब्लेम कर रहे हैं कि शबाना बाजी 18,000 गत्तों में काम कर देती ना, मेरा वेरिएंस 90,000 होता। लेकिन ये शबाना की नेग्लिजेंस है कि उसने 600 गत्ते एक्स्ट्रा यूज किए और वो मुझे खरीदने पड़े, और वो चूंकि महंगे खरीदे मैंने, तो उसकी लानत भी मेरे हिस्से में आई। ऐसा, तो हमने इसलिए शबाना बाजी को एग्जेम्प्ट रखने के लिए इस वेरिएंस से क्या किया, 25 से मल्टीप्लाई किया, 600 को 30 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब बताओ जी, गत्ता महंगा कितना खरीदा गया? 5 रुपए। महंगा खरीदा किसने? नासिर ने। नासिर ने कितना नुकसान दिया कंपनी को? नासिर ने 93,000 का नुकसान दिया, जिसमें नासिर का अगर जेन्युइन नुकसान देखा जाए तो वो 90,000 है, और शबाना बाजी की वजह से जो नुकसान हुआ वो कितना है? तो सर फिर शबाना बाजी का जब हम वेरिएंस निकालेंगे यूजेज, तो उसमें फिर हम प्राइस कौन सी लेंगे? स्टैंडर्ड लेंगे, ताकि ये 3,000 रुपए का वेरिएंस, जिसके लिए नासिर को जूते पड़ चुके हैं क्योंकि वो लड़का है, तो शबाना बाजी को नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसा है? अच्छा जी, वो भाई मैं, मुझे कोई फेमिनिस्ट बाद में गालियां वालियां ना दे, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। जी मेरा बच्चा, क्या चीज? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस बच्चे ने फॉर्मूले से पढ़ना है, 1,000 टीचर है मार्केट में, वहां जाए फॉर्मूले से पढ़े। मैं आपको कराऊंगा सर पूरा काम इसी तरह लॉजिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल पास पेपर का एक सवाल आपके सामने है और आप इसमें गुम हो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सवाल उठाएं तो सही, उसने आपसे रिवर्स पूछा है, उसने आपसे सीधा वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस दे के वेरिएंसेस दे दिए, उसने कहा बताओ यार बजट क्या था कंपनी का। तो यार अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, मैं आपको बहुत आराम से लेके चलूंगा, लेकिन इन लेक्चर्स के बाद आपसे पास पेपर और फ्यूचर पेपर्स के कोई सवाल ऐसे नहीं होंगे जो हैंडल नहीं हो रहे हो, ठीक है जी। अच्छा, ये याद रखना कि कॉस्टिंग का जो कैफ 3 से पहले के कैफ 8 के पेपर्स है ना, उसमें जो वेरिएंसेस के आखिर में सवाल पूछे ना एग्जामिनर ने, वो एक आम बंदे को फॉर्मूला याद करने के बाद नहीं होने वो सवाल। याद मैं बता दूं, एक तरीका ये है कि मैं आपको पास पेपर कराऊं, आपको वो दुनिया ही ना दिखाऊं जहां आपने जाके जो है वो जूते खाने, आपको मैं अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊं, और फिर जब एग्जाम में आप जाओ तो पेपर आपके हाथ में आ जाए। ऐसा तो ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है जी। अब आए जरा दोस्त, मैं फॉर्मूला एंड में बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक। आए मुझे एक सवाल सॉल्व करके दें, शाबाश। सवाल ये कि एक ऑमलेट बनाने के लिए 2 अंडे लगते हैं, ठीक है जी, 2 की जगह 3 कर देते हैं, 3 अंडे लगते हैं और एक अंडा कितने का आता है आजकल? 22 रुपए का हो गया अंडा। चलो जी, ये अंडा हो गया जी 22 रुपए का, ठीक है। और सुनो, 3 अंडे लगते हैं एक ऑमलेट बनाने में, एक रीजनेबल बंदा 3 अंडे खा लेता, तो 22 रुपए का एक अंडा आता है, ठीक है जी। हमने होटल पे माशाल्लाह
4,650 ऑमलेट्स बेचे पूरे महीने में। ये क्या जी 4,650, ये है आउटपुट फिनिश गुड्स के यूनिट्स यानी ऑमलेट्स हैं। फिर सर पूरे साल का काम होने के बाद साल के आखिर में हमने हिसाब लगाया तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट पता है कितनी निकली? हमने पूरे साल में 18,000 अंडे इस्तेमाल किए हैं और माशाल्लाह एक एक अंडा हमने 20 रुपए का खरीदा है। बताया मैंने कंपनी को कितने का नुकसान दिया, उसमें प्राइस का नुकसान कितना है, उसका यूजेज का नुकसान कितना है। इस्लामाबाद में एक अंडा 25 का है और गरम 30 का है। मनुष्य गरम अंडे उबले हुए वो कहते हैं। फर्स्ट टाइम सुना है? तू रहता कहाँ है? इलाके में अंडे बेचने वाला नहीं आता, गरम अंडे हैं। डिफेंस के लोगों को नहीं पता होगा ना। जी मेरा बच्चा देखिए 3 अंडे चाहिए आपको एक ऑमलेट बनाने के लिए और एक अंडा कितने का आएगा? 22 रुपीज का। ठीक है, आपने पूरे साल में 4,650 ऑमलेट्स बना दिए और आपने इस पे लगा दिए 18,000 अंडे। ठीक है जी, बहुत ज्यादा अंडे लगा दिया। ठीक है जी, और एक अंडा आपको मिला कितने का? 20 का। सर ज्यादा अंडे क्यों लगाए होंगे? ऑमलेट छोटा बन रहा होगा, अंडे छोटे होंगे तो ज्यादा डाल देते। अंडे किसके हैं? हाँ, मैं आज की क्लास में मुझे अंडों का रेट जरूर पता लग गया, तो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है ये डबल रेट पे हुआ है। घर वाले सही कहते हैं, महंगाई हो गई है। अच्छा, बजटेड आउटपुट हमें चाहिए नहीं है। अच्छा यार, अल्लाह के वास्ते अब बस कर जाओ, आगे बढ़ जाओ यार। कोई देसी अंडों के रेट गिनवा रहा है, कोई डबल सर्दी वाले के रेट गिनवा रहा है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो जी मेरा बच्चा। 160 सही कह रहा है बच्चा। 53,100 चेक कर लो कहाँ गलती किया तुमने। ऊपर वाला सवाल जो अभी सॉल्व किया उसको देख लो दोबारा एक दफा। 53,100 वेरी गुड जी। चलो जी, लॉस आया, पता नहीं लॉस ही होगा शायद। ज्यादा खर्चा हुआ कम हुआ? चेक करो, खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ? नहीं, कम पैसों का एक अंडा खरीदा ना, अंडे ज्यादा खरीद लिया उसकी वजह से नुकसान हुआ। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा कि हमने कितने यूनिट्स बनाए फिनिश गुड्स के। ऐसा एक यूनिट पे क्या लगना चाहिए? 3 अंडे। एक अंडा कितने का आना चाहिए? तो कितने का खर्चा होना चाहिए था? 3,06,900। अब आपसे होटल का मालिक पूछ रहा है भाई 3,06,900 रुपए में ये ऑमलेट्स बन जाने चाहिए थे। आपने कहा सर 18,000 अंडे हमने लगा दिए। यकीन करें सर, अंडे इतने छोटे थे कि 3 ऑमलेट 3 डालने के बाद भी हमें लगा हम कस्टमर के साथ गलत कर रहे हैं। कितने का खर्चा हुआ? 3 लाख। तो सर हमारा खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा देखो, इतना हमें इतना तो सेंस है ना कि हम ये जज कर सकें कि जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा बजट के मुकाबले में तो ये लॉस है, और अगर एक्चुअल खर्चा कम होता बजट के मुकाबले में तो हम कहते हैं जी हमने बजट के मुकाबले में कंपनी को फायदा दिया है। यहाँ नुकसान है फायदा है?
तो जब नुकसान होगा हम उसको नाम दिया करेंगे एडवर्स वेरिएंस। क्या नाम दिया करेंगे? ये मटेरियल का टोटल वेरिएंस है और क्या है जी ये एडवर्स। अभी मैंने एडवर्स लिखा ना, अभी थोड़ी देर में एक चर्सी पूछेगा सर ये एडवांस लिखा है, ये एडवर्स है। ठीक है जी, एडवांस नहीं है। ठीक है जी, अब बताएं इसके दो हिस्से। अच्छा, दो हिस्से करने के लिए ना बड़ा आसान तरीका, ये पहले इन दो को कंपेयर कर लो। हाँ जी, एक अंडा कितने का आना चाहिए था भाई साहब ने, कितने में लिया? 20 में। महंगा लिया सस्ता लिया? सस्ता लिया। कितने अंडे लिए? माशाल्लाह, हमने कंपनी को 36,000 रुपए का फायदा दिया। ऐसा फायदे को हम हमेशा कहेंगे फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है जी, ये कौन सा वेरिएंस है? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, और है किस तरह का? फेवरेबल। डन। अब हम बात करेंगे किसकी? सर यूजेज। अच्छा प्यारे बच्चों, यूजेज के लिए ना बोर्ड में देखो, इसको ऐसे सर्कल कर लिया करो। अब मेरा एक सवाल है, 4,650 यूनिट 3 अंडों में बन जाने चाहिए थे। 4,650 पे हर यूनिट पे 3 अंडे लगने चाहिए। कितने हो जाते हैं? 13,000। हमने माशाल्लाह 18,000 अंडे खिला दिए। मल्टीप्लाई बाय 20 या 22? 22 कितना? 89,100 नुकसान। अब सुनो, अब बहुत सारे बच्चों ने ये वेरिएंस निकाला था 17,100। उसकी वजह पता क्या है? उन्होंने ऊपर देखा 53,100 और यहाँ देखा 36,000, बाकी का डिफरेंस वहां डाल दिया। ओ भाई गलत है, हमें 36,000 का फायदा हुआ। यहाँ नासिर को हम क्रेडिट दे रहे हैं, नासिर वेरी गुड। क्यों? अंडे सस्ते खरीद के आया तू। शुमाइला बाजी आपने तो कंपनी की वाट लगा दी है। क्यों? आपने शायद ये भूल गई थी कि एक ऑमलेट में 3 अंडे डालने। आपने तो मतलब आसरा ही नहीं किया और कंपनी को क्या किया? 89,100 का नुकसान दे दिया। ये बात समझ, कितने लोगों ने खुद से कैलकुलेट कर लिया? जी मेरा प्यारा बच्चा, तुम लोग ने सवाल पूछने आगे बैठा करो ना, वो कोने में बैठे हो। जी थोड़ा जोर से। इसकी बात करो, 18,000 कहां से ये पूछ रहे हो? यार मैं उस बच्चे का सवाल नहीं सुन पा रहा हूं तुम लोग की डिस्कशन की वजह से। दोबारा मेरा बच्चा, यहां पर मैं रखूं 4650। देखो मैं इसीलिए, मेरा बच्चा तुम जो है ना शायद फॉर्मूले का रट्टा मार गया है, तो वो वाला बच्चा है। मैं दोबारा बता दूं, ये रेट किसका है? 22 रुपए। अंडे का या फिनिश प्रोडक्ट का है? ये रेट किसका है? एक अंडे का या फिनिश प्रोडक्ट का है? एक अंडे का। तो बाहर भी क्या आने चाहिए? अंडे आने चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट रखूं। मैं कह रहा हूं एक अंडा 22 रुपए का आना चाहिए था, एक अंडा हमने 20 रुपए का खरीदा है, तो कितने रुपए का नुकसान दिया है? 2 रुपए का। एक ऑमलेट पे जिसमें 3 अंडे, या एक अंडे पे? बाहर अंडे से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूं अल्लाह के वास्ते जो जहां से पढ़कर आया भाई भूल जाओ, मल्टीप्लाई में 0 कर दे सब, नहीं तो इतना कंफ्यूज रहेगा कि सत्यानाश कर देगा आपने। फॉर्मूला से जो बंदा करके जाएगा ना, आज मुझसे लिख के ले लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल आया उसको सिर्फ मां की दुआई पास करा सकती है। ठीक है जी, नहीं तो नहीं होगा पास। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? 36,000 रुपए है और फेवरेबल है। मुझे बता सर मटेरियल क्या था और फिनिश गुड्स क्या था? आमलेट। वेरी गुड सर, आमलेट। ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, अल्लाह के वास्ते यार मिला हुआ हो, ये आपने पढ़ना है ऑडिट में जाके कि ये दोनों मिले हुए और कंपनी को इतने का नुकसान हो जाए। सवाल जब मुझे एग्जामिनर देगा, बजट बना हुआ देगा, तो कहेगा जिसने बंदे ने बजट बनाया वो 5 वक्त का नमाजी है और ईमानदार आदमी है। आपको सिर्फ वेरिएंस निकालने हैं, आपको इस चीज का टेंशन ही नहीं लेना कि ये फलां के साथ मिला हुआ है और ये फलां के साथ नहीं मिला हुआ है। ठीक है जी। लेकिन एक एक मसला, मल्टीप्लाई बाय 22 से क्यों किया, 20 से नहीं करना चाहिए था? एक्चुअल प्राइस से इतना बड़ा ऊपर मैंने बाकायदा पूरी डिस्कशन की यहाँ पे कि हम एक्चुअल रेट क्यों नहीं लेते,
क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का सारा डिफरेंस ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो हम हमेशा यूजेज वेरिएंस को किससे निकालेंगे? वापस से एक सवाल और दूं सर इसी तरह का, पहले इसमें पक्के हो जाओ। और मैं अल्लाह के वास्ते रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बच्चा जहां से भी पढ़कर आ रहा है और वो फॉर्मूला याद करके आ रहा है, मैं आपको बाखुदा बता रहा हूं आपके लिए मुश्किलात होंगी, आगे आप उसको कंप्लाई नहीं कर पाओगे बड़े सवालों। लॉजिक क्लियर कर लो, उसके बाद भले आपने फॉर्मूला जहन में रखना है रख लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूला जहन में रख के सवाल सॉल्व करोगे तो याद रखो ये कोई ओ लेवल्स का मैथ्स का पेपर नहीं है कि आपको सारे इनपुट्स गिवन हो तो आपने आउटपुट निकालना है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, सोचना पड़ेगा आपको चीजों को। चलो जी, बोर्ड पे देखें दोस्त, गौर से देखना। सर सारी चीजें छोड़ दो, देख लो सर। 5 किलो मटेरियल हमें चाहिए और 1 kg आना चाहिए 30 रुपए में एक फिनिश गुड्स का यूनिट बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट है जिसमें मटेरियल कितना लगता है? 5 किलो। 1 किलो कितने का आता है? 30 रुपए का। ठीक है जी, गौर सुनना, ये मेरे पास इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। ठीक है जी, रॉ मटेरियल है। सर हमने ना फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाए 3000 यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमारा फिनिश गुड्स का यूनिट है जी मेरा बच्चा। एक kg 30 रुपीज का आता ऐसा। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये मुझे लिखना चाहिए था सर। एक्चुअल कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल कॉस्ट में रॉ मटेरियल की लगी है जनाब 16,000 kgs एट द रेट 32 रुपए 50 पैसे पर kg। अब निकाल लो ये तीसरा उसी जैसा सवाल आपको दे रहा हूं। नहीं होगा ना सालिक प्यारे बच्चे, प्राइस वेरिएंस टोटल जितने केजी आपने खरीदे सब पे अप्लाई होगा। जितने केजी आपने खरीदे 18,000 पूरे खरीदे उस पर अप्लाई होगा। परचेज करने वाले का काम जितने केजी है उससे सब पे नुकसान दिया कंपनी को। हाँ जी, 70,000 का टोटल लॉस। वेरी गुड सर। फिर कर लिया मेरे बच्चों? अच्छा देखो, थोड़े से टाइम में ना तुम्हारा जब मैथमेटिकल रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाएंगे ना, तो ऐसे सामने सामने तुम इस सवाल को सॉल्व कर दिया करो। कैसे? तुम कहोगे यार प्राइस वेरिएंस देखो 2.5 रुपए महंगा खरीदा है हमने 1 kg और हमने केजी खरीदे 16,000, तो 2.5 रुपए इंटू 16,000 करो जी 40,000 आ गए। फिर आपने सोचना शुरू करना है जी 5 kg 3,000 यूनिट पे 15,000 बनते हैं, हमने 1,000 kg ज्यादा इस्तेमाल कर लिए और 1,000 kg को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 का नुकसान। ये थोड़ा सा एक आध दिन क्लास में ना, ये एक आध क्लास के बाद ये लेवल आ जाएगा। ठीक है जी, और फिर हमने इससे ऊपर जाना है, हमने यहाँ पे नहीं रहना। ठीक है, अब बताएं सर, मैं सबसे पहले टोटल वेरिएंस निकाल रहा हूँ। मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ मेरे पास कितने फिनिश गुड्स के यूनिट प्रोड्यूस हुए? 3,000। सर एक यूनिट बनाने पे रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए और 1 kg कितने का आना चाहिए? तो टोटल कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए? 4 लाख 4,50,000। अच्छा, हमारा एक्चुअल खर्चा जो हुआ वो कितना हुआ? सर हमारा एक्चुअल खर्चा ऐसा हुआ कुछ के 16,000 kg हमने यूज कर लिए और कितना जी? 70,000 एडवर्स। और एडवर्स के रीजन हैं 2। पहला, जो केजी 30 रुपए का आना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह हमने 32 रुपए 50 पैसे का खरीद के कंपनी को नुकसान दिया।
और मल्टीप्लाई बाय 3,000 या 16,000? 16,000 सर, 3,000 कहां से जी? कितना नुकसान? आप यकीन करें, लोग ऐसा रट्टा मार के जाते हैं, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स, पॉजिटिव आएगा तो ये। लॉजिकली सोचो, ₹2.5 महंगा खरीदा है, चीजें महंगी खरीदोगे तो कंपनी को क्या दोगे? नुकसान दोगे। ऐसे सोचोगे तो सवाल हैंडल होंगे। ठीक है जी, आप बताएं जी उसके बाद। सर हमने 3,000 यूनिट्स बनाए, विच शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 15,000 kgs, ऐसा, बट हमने उसको यूज किया सर 16,000 kgs, 1,000 kg एक्सेस यूज्ड। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना? कितना एडवर्स? क्या ये दोनों मिला जुला और हिला के इसके बराबर आ रहा है? सर इसका मतलब है बिल्कुल सही जा रहा है। ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? अच्छा अब सुनो, अब बहुत के जहनों में ना मैकेनिक्स बैठ गई कि ये यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, और ये इसको यहाँ करना है, इसको वहां करना है, और जवाब आ जाना है। ऐसे ही है ना? इसी तरह के सवाल को अगर मैंने थोड़ा सा घुमाया ना, आप लोगों को नानी आ जानी है। यही चीज होगी, यही सवाल होगा, उसको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूंगा, क्या होगा? घूम जाओगे। अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, अभी शुरू में, थोड़ा सा आगे जाके तो मैं कंटिन्यूअसली, मैं फिर बार बार रिपीट करता जा रहा हूं कि जो भी बच्चा क्लास का लेक्चर लेने के बाद, जो मैं आज से होमवर्क दूंगा आपको डेली बेसिस पे, 2-3 सवाल होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। जो भी बच्चा, उस्ताद बाप की जगह होता है, और बाप का गुस्सा अल्लाह का गुस्सा, ऐसे ही है ना? तो मैंने ये बड़ा एनोलॉजी बना के आपसे बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो भी बच्चा ये होमवर्क नहीं करेगा ना, वो फेल होगा। आप बोलो आमीन। हाँ आमीन बोलो ना, फिर मजा आए ना फिर। आप यकीन करो, लास्ट बैच में आखिरी 2 दिन पहले मुझसे एक बच्चा माफिया मांग रहा है, सर वो मैंने होमवर्क नहीं किया, आपने बदवा दी है, मुझे उस शराब से जो है वो आजादी दे। आखिरी दिन में मैं उसको क्या बोलूंगा? मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसे ही बोल रहा था मैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहा था मैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप फंसोगे, जलील हो गया अगर आपने नहीं किया है। क्या चीज? देखो भाई, वो बच्चा पास हो गया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉस्टिंग का पेपर का ये आलम है कि आपने ऐसे एक स्टूडेंट्री के एक पत्थर ऐसे उठाया ना, नीचे 4 आपको कॉस्टिंग पास मिल जाएंगे। लास्ट टाइम का पेपर ऐसा था, आखिरी के मैंने आपको बताया 40 मार्क्स ऐसे थे कि एग्जामिनर ने कहा इससे ज्यादा तो मैं मतलब अपने दामाद के साथ भी अच्छा नहीं कर सकता, जो आप तमाम लोगों के साथ कर रहे हो, ले जाओ 40 नंबर। आपने कहा नहीं। मैं, सर छोड़े सर, कुछ और बात करें। अच्छा एक बात बताओ, मटेरियल केजीज में मेजर होता है, मटेरियल की जगह यहाँ लेबर आवर्स होते तो वो फर्क नहीं पड़ता। अब हम कह रहे जी 1 यूनिट का स्टैंडर्ड है, 1 यूनिट पे 4 kg मटेरियल लगता है, और 1 kg आता है से 15 रुपए में, ये रॉ मटेरियल है। और इसी यूनिट पे लेबर भी लगता है। लेबर सर 5 घंटे लगातार इस मटेरियल को पीसता है, और हमसे पैसे लेता है सर 20 रुपए पर। ऐसा जी, अब मटेरियल के साथ साथ क्या आ गया? लेबर भी आ गया। सर हमारा एक्चुअल आउटपुट है 7,500 फिनिश गुड्स के यूनिट्स, ऐसा। जब मैं बात करूंगा आउटपुट, वो हमेशा क्या होगा? फिनिश गुड्स। ठीक है जी। अब सर हमारी एक्चुअल कॉस्ट, सर रॉ मटेरियल 32,000 kg इस्तेमाल हुआ है, और 1 kg आया सर 16 रुपए, 16 रुपए में। लेबर 40,000 आवर्स लगे लेबर के, और 1 घंटा आया है 21 रुपए। नहीं, लेबर है 21 रुपए फी घंटा,
सर सॉल्व करें इसको, शाबाश, शुरू हो जाए दोस्त। इसमें कितने वेरिएंसेस निकालने, मटेरियल के अलग और लेबर के अलग। तो 75,000, 75 और भाई 100 और इंटू 75,000, 7,50,000, 7,50,000 और 8,80,000, कितना बताया, 130। होगा पता नहीं, इसमें असेस नहीं कर पा रहा हूँ। 90,000 है। अच्छा मटेरियल का कितना है, 62। जी 62 टोटल आ रहा है, ठीक है। लेबर का 90 टोटल है, और 90 में 50 और 40 ऐसे ही। हाँ बिल्कुल ठीक। चलो मैं कराऊं उसको। यार मैसेजेस एवरीवन पे करो, प्राइवेट में ना करो, फिर मुझे नजर नहीं आता है यहाँ प्रॉपर्टी, काफी देर बाद पॉपअप होता है। जी मैं कराऊं। लड़कों कर लिया तुम दोनों ने, जो कोने में बैठे हुए, हो गया। मटेरियल कर लिया और लेबर 90 है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी मैं इसको करवा रहा हूं मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं मटेरियल को ग्राउंड करूंगा। सर मेरे पास 7,500 फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और हर यूनिट पे 4 किलो मटेरियल लगना चाहिए था, और 1 किलो मटेरियल आना चाहिए था कितने में, 15 रुपए में। तो खर्चा कितना होना चाहिए था, बार बार 450 आ रहा है। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है सर, 32,000 kg हमने इस्तेमाल किए हैं, और 1 kg 5 लाख, और माशाल्लाह हमने कंपनी को 62,000 का नुकसान दिया, ऐसा। अच्छा वैसे इस कंपनी के तुम लोग मालिक होते क्या करते, मारते लोगों को, जूते मारते ना। हाँ यस सर, बच्चे ने बिल्कुल सही कहा यस सर। ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स भी सोचते हैं, जब आप पे पैसा लगाते हो और आप फेल हो जाते हो, है वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं यार अपना ही बच्चा छोड़ दो, है। तुम भी कभी उनको मान लो, या हमारे ही वालिदैन यार, इनके लिए कुछ कर लेते हैं। हाँ जी, इमोशनल डैमेज हो गया है। सर 15 रुपए का 1 kg आना चाहिए था, हमने कितने में खरीदा, 16 रुपए में। तो माशाल्लाह हमने कंपनी को फायदा किया है, नुकसान किया कंपनी का। सर हमेशा की तरह इस दफा हमने नुकसान किया 1 रुपया, ऐसा। और नुकसान कितने केजीज पे फैलाया, फिर जी 32,000 का लॉस। फिर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, जो काम 75,000 इंटू 4 kg में हो जाना चाहिए 7500,
इनटू 4 kg में हो जाना चाहिए था। वो हमने माशाल्लाह 32,000 kg लगा के वो काम हमने गरक किया। कितना ऐसा? जी मेरा बच्चा, नहीं अगर 7 करोगे ना तो वो फिर दोबारा बुलाएगा एग्जाम में। इसकी वजह ये, जो मटेरियल खरीदने वाला बंदा है उसकी जिम्मेदारी अलग है। लेबर कौन खरीद के लेकर आता है? एचआर वाला बंदा। तो आपने हर एक कंपोनेंट का वेरिएंस अलग अलग कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेरिएंसेस निकाल इसीलिए रहे ताकि हमें पता चले कि किस बंदे की वजह से गलती हुई है। खर्चा अगर ज्यादा हुआ है तो उसमें जिम्मेदार कौन है, तो मिला के चला दोगे तो फिर तो हो गया काम। ठीक है ना? तो आपने मिला के नहीं करना है, मटेरियल के वेरिएंसेस अलग और लेबर के। अच्छा, ये जो टोटल वेरिएंस आ गया इसका ब्रेकअप क्यों निकाला मैंने? पता चले जी परचेज करने वाले का कितना मसला है, यूजेज करने वाले का कितना मसला है। अदरवाइज तो 62,000 रुपए से तो कुछ पता नहीं चला। पता चला कि नुकसान हुआ है, जिम्मेदार कौन है? मटेरियल खरीदने वाला नुकसान करके गया 32,000, इस्तेमाल करने वाले ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी, उसने भी 30,000 का नुकसान कर दिया। मजदूरों की बात करें तो हमारे जो मजदूर हैं सर, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि 7500 यूनिट कितने आवर्स में, 5 घंटों में 1 यूनिट बन जाना चाहिए था। 1 घंटा 20 रुपए में आना चाहिए। 7.5 लाख में काम हो जाना चाहिए था। हमारे सर, हमारे मजदूर कुछ थे आरामखोर और रेट भी ज्यादा लिए उन्होंने। 90,000 का नुकसान। आप बताओ मजदूर की जो हरामखोरी है जिसको, अच्छा पहले बताओ मजदूर ने पैसे कितने ज्यादा लिए? लेबर का रेट वेरिएंस पूरा लिखे सर, लेबर का हाँ जी, 1 आर कितने में आना चाहिए? हमने माशाल्लाह कितने दे दिए? हमने कहा गरीब है भाई, बच्चे बच्चे इसके दे दो। कंपनी ने 40,000 रुपए मजदूरों पे एक्स्ट्रा लुटा दिए। हाँ जी, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, यूजेज, लेबर का जो यूजेज होगा उसको हम क्या नाम देंगे? लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। सर तो ये क्या हर एक के अलग अलग नाम है? सीख जाओगे अभी थोड़े टाइम में। मटेरियल का यूजेज होता है, लेबर की एफिशिएंसी होती है। लेबर की एफिशिएंसी का मतलब क्या हमारा लेबर हलाल खाता है या हरामखोर है? सर हमारे लेबर ने जो काम 7,500 यूनिट का 5 घंटों में, यानी के 37,500 में हो जाना चाहिए था, हमारा मजदूर आके इधर लूडो खेलता रहा, पत्ते खेलता रहा और उसने 40,000 घंटे लगा दिए। इंटू 20 कितना नुकसान? 50,000। लानत है इन पे। ऐसा कर लोगे मेरे बच्चों? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मजदूर काम करता है तो कितने खर्चे इनकर होते हैं? हमारी क्लास कितने बजे तक है? कोई मसला नहीं। जब मजदूर काम करता है कितने खर्चे इनकर होते हैं? मैं बताता हूँ। एक मजदूर है जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। ये मजदूर है सर, अब इसको बिठाऊं कैसे? ये बैठा हुआ है, ठीक है जी। ये काम कर रहा है सर, ये 7 से यूनिट बना रहा है और ये आप उसके सर पे। अच्छा गौर सुनो, ये ऊपर एक पंखा भी चल रहा है। ये बंदा तू है, तुझे उल्टा लटकाया हुआ है और एक टांग तेरी खुली छोड़ी हुई है। यहां देख लो दोस्त, अब ये मजदूर बैठा है सर, ये काम कर रहा है और ऊपर पंखा चल रहा है। सर दिन का इख्तिताम हुआ, मजदूर ने कहा मुझे पैसे दे दें। हमने मजदूर को कहा ये लो 500 रुपए पूरे दिन के, 8 घंटों के। बस एक ही खर्चा हुआ,
नहीं सर, ये जो पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की भी तो कॉस्ट आ रही होगी ना, तो ओवरहेड्स के भी खर्चे है से 150 रुपए। इसका मतलब है जब भी मजदूर काम करता है साथ ही साथ क्या इनकर होता है, जब मजदूर काम करेगा तो उतने घंटे पंखा भी चलेगा। तो आमतौर पे लेबर और ओवरहेड के आर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितने घंटे मजदूर काम करता है उतने घंटे मशीनें भी चलती हैं। ऐसा है या नहीं है? तो आइंदा के बाद सर जब एग्जामिनर हमें कहेगा कि जी लेबर आ रहे हैं 500, तो इसका मतलब है मशीन भी कितने घंटे चली है, 500। ये हमारी अजम्पशन होगी, अनलेस के एग्जामिनर इस अजम्पशन को चेंज कर दे। ऐसा तो मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा सवाल, जो क्या है आपका होमवर्क है। हाँ, वेरिएबल की अलग वर्किंग होगी, तो मटेरियल की अलग, लेबर की अलग। अब सुनो सुनो, मैं सवाल देता हूं ताकि एक्सप्लेन कर दूं। और सुनो, जो भी बंदा ये सवाल नहीं करेगा इंशाल्लाह वो कॉस्टिंग में पास हो जाएगा, लेकिन अगली अटेम्प्ट में है। ऐसा है, अब भी आमीन बोलो। चलो जी, बोर्ड में देखो। अच्छा, आइंदा के बाद जब ये वर्ड सुनो ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, इसका क्या मतलब है? एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड, एक यूनिट में क्या लगता है, 10 kg मटेरियल, और 1 kg कितने का आता है, 15 रुपए का, तो टोटल 150 का खर्चा आता है। लेबर 4 घंटे लगते हैं, 1 घंटा कितने का है, 8 रुपए का, तो टोटल खर्चा कितना आता है। और 4 घंटे की मशीन चलती है, और मशीन में पेट्रोल डलता है सर 5 रुपए 1 घंटे के लिए। 5 पेट्रोल डालो 5 रुपए का, तो 1 घंटा चल जाती है मशीन। तो सर इसका मतलब है 20 रुपए का पेट्रोल भी कंज्यूम होता है। तो हमारा टोटल खर्चा कितना आता है एक यूनिट बनाने में, 200। हमने यूनिट कितने बनाए, 4800। और सर हमारा मटेरियल लगा इतना और इतना, लेबर लगा इतना और इतना। अच्छा, जितने घंटे लेबर लगाए देखें उतने ही घंटे मशीन भी चली, ऐसा। अब ये है आपका होमवर्क आपने करना है। और ये पीडीएफ जो है वो अभी हम जो है वो ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, सारी जगह शेयर कर देंगे। अदरवाइज आप इसकी एक तस्वीर भी ले सकते हैं। ये आपका एक होमवर्क है, आज एक होमवर्क, कल 3 सवाल, ठीक है जी। ये बुक में अवेलेबल है, बुक का क्वेश्चन नंबर होगा इसके ऊपर, बुक में आ रहा होगा, चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा बुक का। ये बुक का ही मैंने दिया, तो बजट को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाहु खैरन।